हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल ऑन माय चैनल। सो हम अपना कर रहे हैं मास्टर कैडर का प्रेपरेशन और हमने इसमें अपनी जो है सिलेबस डन कर लिया है एंड हाउ टू प्रिपेयर बुक इम्पोर्टेंट बुक्स। और इसमें जो है हमने एजीज हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को कवर कर लिया है अब तक। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हो। और नेक्स्ट हम करने वाले हैं, जैसा कि हमने पोस्ट किया था कि अब हम बात करेंगे आज यूनिवर्सिटी विद के ऊपर। ठीक है। देन थिएटर्स के बारे में बात करेंगे। थोड़ी सी क्लासिकल जो लिटरेचर है उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। और इम्पोर्टेंट थिएटर और ड्रामा के बारे में थोड़ी सी शुरुआत कर लेंगे। ठीक है। तो फर्स्टली यहाँ पर मैं आपको जो बताना चाहती हूँ कि हमने हिस्ट्री की एजेस को कवर कर लिया था। ठीक है। अभी आप देखेंगे कि इसमें ड्रामा जो है हमारा फ्लरिश हो रहा था किसके टाइम पे। ड्रामा फ्लरिश हो रहा था हमारा शेक्सपियर के टाइम पे बहुत फ्लरिश हुआ। और ड्रामा कब फ्लरिश हुआ और कैसे नोट्स प्रिपेयर करने ये भी मैंने आपको बताया, तो वो देख लीजिएगा जरूर आप। और फिर आप यहाँ पे मूव कर सकते हो 16th सेंचुरी में। ये एजेस आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट है याद रखने, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, बना हुआ है। आप पेपर्स को चेक कर सकते हो। बहुत ही जल्द हम जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज शुरू करने वाले हैं और साथ में हम छोटे छोटे सेशंस जो हैं, मुझे एक स्टूडेंट ने कहा था कि लिंग्विस्टिक की जो हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो क्वेश्चंस एमसीक्यू की डिमांड आई है और लिंग्विस्टिक के क्वेश्चन की डिमांड आई है, तो हम इसको जो है कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी वीडियोस में। ठीक है। तो इसके लिए नेक्स्ट आपको कुछ दिनों में जो है आपको वीडियोस जरूर देखने को मिलेंगी। ठीक है, इसके ऊपर में। और एक बार इसका पेस बन जाए तो हम यहाँ पर आ सकते हैं। देन ड्रामा। ड्रामा जो है 16th सेंचुरी में लगभग शुरू हो चुका था। तो ड्रामास की जो है अलग अलग वेराइटी होती है। ठीक है ना। तो उसमें कौन से ड्रामाज आते हैं, एक तो ट्रेजेडी। ठीक है। ट्रेजेडी क्या होती है? ट्रेजेडी में जो है एक गुड कैरेक्टर है। ठीक है। और उसका डाउनफॉल दिखाया जाता है। डाउनफॉल ड्यू टू उसके कैरेक्टर में कुछ फ्लो है उसके जब हम प्लेटो का वो देखते हैं ना, तो ट्रेजेडी हमें जो है, सॉरी, एरिस्टोटल। ट्रेजेडी हमें जो है वो एरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट है बेसिकली। एरिस्टोटल ने हमको ये कॉन्सेप्ट दिया है। एक गुड कैरेक्टर होगा, उसका डाउनफॉल हमको देखने को मिलेगा, क्योंकि उसके कैरेक्टर में कोई ना कोई एक फ्लो है जिसके कारण उसका डाउनफॉल होगा। ठीक है, प्रोटैगनिस्ट का। और इस ट्रेजिक फ्लो को क्या बोलते हैं हम लोग? फ्लो को क्या नाम दिया जाता है वहां पर? हमार्शिया। फ्लो को क्या नाम दिया जाता है? हमार्शिया। ठीक है। हमार्शिया वहां पे नाम दिया जाता है, ये टर्म है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ट्रेजिक फ्लो इज हमार्शिया। और इस जो है ये सब ग्रीक, जो एरिस्टोटल जो है वो कहाँ का राइटर है? ये आप क्लासिकल से इसको रिलेट करोगे। ये ग्रीक ग्रीक एक जो है ग्रीक का ये है। ठीक है ना, एरिस्टोटल। तो और इसमें एरिस्टोटल सोफोक्लिस ने लिखा है अपना, जैसे कि इडिपस रेक्स। ठीक है। सोफोक्लिस का इंपॉर्टेंट वर्क है इडिपस रेक्स। तो इसमें सोफोक्लिस, एरिस्टोटल। ठीक है। और यूरिपिडिस, उसका भी नाम इसमें आता है। उसके बाद में आप देखेंगे कि ट्रेजेडी जो है बेसिकली थी कॉमेडी। कॉमेडी भी थी पहले। तो ड्रामा का ही पार्ट है कॉमेडी। आप इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। कॉमेडी में क्या होता है कि नॉन सीरियस लाइट मैटर्स दिखाए जाते हैं। मैटर जो होता है उसका वो लाइट रहता है, लाइट मैटर रहता है। और नॉन सीरियस जो है कंसर्न जो है नॉन सीरियस रहता है। ठीक है, थोड़ा सा रिलैक्सेशन देने के लिए कंसर्न। ओके। तो ये इसमें रहता है कि छोटे छोटे इश्यूज के ऊपर में हमको लाफ्टर आ रहा है, अम्यूजमेंट आ रहा है, दैट इज कॉमेडी। नेक्स्ट इज जो है रोमांटिक कॉमेडी। रोमांटिक। अब कॉमेडी के अंदर ही रोमांटिक कॉमेडी होती है। रोमांटिक कॉमेडी का क्या फंडा रहता है कि इसमें हीरो हीरोइन है। ठीक है, लव की थीम आपको देखने को मिलेगी, मैरिज देखने को मिलेगी और सेलिब्रेशन होगा। ठीक है, क्या होगा? मैरिज देखने को मिलेगी आपको, मैरिज, हीरो हीरोइन की मैरिज देखने को मिलेगी। और थीम क्या होगी? इसकी थीम जो होगी वो लव, लव की थीम होगी। ठीक है, ये होती है रोमांटिक कॉमेडी।
और आपको देखने को मिलता है यहाँ पर एक रेस्टोरेशन कॉमेडी। रेस्टोरेशन कॉमेडी में क्या होता है कि जो आप रेस्टोरेशन कॉमेडी, ये थोड़ा सा बेसिक है आपका रेस्टोरेशन। रेस्टोरेशन कॉमेडी, रेस्टोरेशन कॉमेडी में क्या होता है, आपको जो है गॉसिप, शेरिडन, शेरिडन याद होगा आपको, वो हमारे लिटरेचर में भी है, वो मास्टर्स में भी है। गॉसिप देखने को मिलती है, सोशल ट्रेंड देखने को मिलते हैं, और इसमें जो है इसको कॉमेडी ऑफ मैनर्स भी कहा जाता है। रेस्टोरेशन कॉमेडी को क्या कहा जाता है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स, ठीक है, ये भी इसको कहा जाता है। तो ये हो गया रेस्टोरेशन कॉमेडी, ठीक है। उसके बाद में आपको जो है क्लोजेट ड्रामा देखने को मिलता है। एक ड्रामा होता है हमारे पास क्लोजेट ड्रामा। क्लोजेट ड्रामा जो होता है कि परफॉर्म नहीं किया जाता, इसको परफॉर्म नहीं किया जाता है, और ये सिर्फ रिटर्न, रीड, रिटर्न होता है, और ओनली रीड, ओनली आप इसको रीड कर सकते हो, ये होता है क्लोजेट ड्रामा, ठीक है। और एक तो है आपके पास में इतने बेसिकली जो है आप याद रख सकते हो। एक और आप याद रख सकते हो मेलोड्रामा, एक आप याद रख सकते हो मेलोड्रामा। मेलोड्रामा क्या होता है कि इसमें क्या है, ड्रामेटिक वर्क, जो प्लॉट है वो स्ट्रॉन्ग इमोशनल अपील होती है इसमें, स्ट्रॉन्ग इमोशनल, आप इसके नोट बना लीजिए ना साथ के साथ, इमोशनल अपील, स्ट्रॉन्ग इमोशनल अपील होती है, ये आपको टर्म्स में भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। और इसमें जो है इमोशनल, वही इमोशनल रहता है बेसिकली। ये कब जो है फ्लरिश हुआ था, तो आप यहाँ पे लिख लो कि 18th सेंचुरी। और ये आपको मिल्टन का जो वर्क है, ठीक है ना, तो मिल्टन के वर्क्स में आपको क्लोजेट ड्रामा देखने को मिल जाता है ये बेसिकली। एंड इसमें यही फैमिली ड्रामा, यही सब फैमिली वगैरह, मेलो ड्रामा जो पिक्चर्स होती है हमारी बेसिकली, तो पिक्चर्स में क्या हमें बहुत सारा ड्रामा फैमिली होती है उसमें, नाटक आप जैसे कि कह लीजिए, जो हमारे सीरियल्स आते हैं वो सब मेलो ड्रामा टाइप के होते हैं। सो दिस इज फ्यू ऑफ द ड्रामास। आप उसको और भी एक्सप्लोर कर सकते हो, जैसे कि ओपेरा, माइम, मास्क, हम कॉलेजेस में करते हैं ना मास्क, माइम, एक तो माइम करते हो, माइम उसमें कलर वगैरह लगा रहता है ना। और एक ओपेरा, ओपेरा जानते हो ना आप, जो बड़े बड़े आपने देखा होगा कि जो थिएटर्स होते हैं हॉल में, तो ओपेरा वहां पे चलता रहता है, सिंगिंग, बेसिकली इसमें सिंगिंग होती है, जो गा गा के कुछ बताएंगे, तो ओपेरा हो गया, ओके। तो ये बेसिकली आपका एक टाइप था। देन हम करेंगे जो हमारे पास रहेगा, अभी इसको इरेज कर देते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पे हम ड्रामा शुरू कर लेते हैं। हम्म। अभी आप एक हेडिंग लिख लिए, लिख लीजिए थिएटर्स। इंपॉर्टेंट जो थिएटर्स है हमारे पास, उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं हम। ये आपका अलग ही कॉन्सेप्ट रहेगा, आपको मतलब बेसिकली इसके बारे में पता होना चाहिए, और आप इसके बारे में पता होगा तो आप कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो यू कैन इजीली सॉल्व दैट क्वेश्चन, ओके। चलिए, नेक्स्ट आप कर लीजिए, आपने थिएटर्स, नेक्स्ट, ओके। सो नेक्स्ट आप लिखिए यहाँ पर थिएटर्स। तो थिएटर्स हमारे पास इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो रहेंगे उसके बारे में अब हम बात करेंगे। तो आपको पता है कि एलिजाबेथ जो थी वो बहुत ही शौकीन थी, उसके बाद में हमारे पास आए क्या कहते हैं उसको, जो हमारे पास किंग, जेकोबियन एज में किंग जेम्स आए।
तो उनका भी इसकी तरफ काफी रुझान था, है ना। आपको पता ही होगा कि किंग जेम्स ने जो है बाइबल भी लिखी है 1611 में, ठीक है ना। 1611 में किंग जेम्स की बाइबल भी उन्होंने की है, पूरी पब्लिश की है। तो ये भी एक तो बहुत ही लिटरेचर में इनका काफी रुझान था। और थिएटर्स में हम लिख लेते हैं फर्स्ट, आप लिख लीजिए थिएटर्स को। तो सबसे पहले हमारे पास थिएटर आता था द रेड लायन, द रेड लायन। आपको ये थोड़ी सी है, इसके बाद में आपको पीपीटीज देखने को मिलेंगी, ठीक है। थोड़े से नोट्स जो है मैं चाहती थी कि हैंड रिटन हो जाए, तो उसके बाद में आपको पीपीटीज भी देखने को मिल जाएंगी। द रेड लायन, देन द थिएटर, ठीक है। ये आपको मैं अभी आपको बताती हूँ कि इसको याद कैसे करना है। देन है गिटन बुल, 1876। और फोर्थ वन इज द कर्टन, द कर्टन। और फिफ्थ वन इज द रोज, एंड सिक्स वन इज द स्वैन, सेवेंथ इज द ग्लोब, eighth one is the dudgeon, and ninth the boar's head, and 10th is the red bull, 11th is the hope, ठीक है। और जो इंडोर, इसके बाद में इंडोर, ये सब आउटडोर थे। और ये इंडोर आया उसके बाद में, इंडोर में आएगा द ब्लैक फ्रायर। ये बहुत ही इसमें भी बहुत से वर्क जो हैं परफॉर्म हुए, ब्लैक फ्रायर थिएटर, ठीक है। तो इट इज बाय जेम्स बर्बेज प्लस हिज सन, और इसका सन रिचर्ड बर्बेज, ठीक है। ओके। और उसके बाद में और भी थे कुछ यहाँ पर, ड्रूरी लेन, देन रॉयल ओपेरा हाउस, रॉयल ओपेरा हाउस। आप इसके ईयर्स लिख लीजिए। द कर्टन का ईयर है 1577, 1587 रोज का, स्वैन का आएगा 1595, ग्लोब का आएगा 1599। अच्छा, ये डिस्ट्रॉय हुआ पहले 1613 में, डिस्ट्रॉय हो गया, और 1614 में रिबिल्ट। कल मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, आपको याद होगा तो, कि आग लग गई थी, है ना। वो वाला पॉइंट भी आप याद रखोगे। टॉर्चून जो है वो 1600 में बना, और फिर यही भी 1600 में रेड बुल जो है वो 1604 में, और होप जो है वो 1614 में बना, ठीक है। और ये जो ब्लैक फ्रायर थिएटर है ये 1596 का जो है हमारे पास थिएटर है, ठीक है। तो ये है हमारे पास इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट थिएटर्स। रेड लाइन, इसमें से इंपॉर्टेंट देखिए कौन से हैं। एक तो ब्लैक फ्रायर थिएटर्स, ड्रूरी लेन, ठीक है। और रेड रेड बुल थिएटर, होप, ग्लोब तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कर्टेन,
ठीक है। इसके बाद में स्वैन, रोज, ये सब इंपॉर्टेंट है यहाँ तक, और द थिएटर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो ये सब आपके थिएटर रहेंगे। उसके बाद में 1642 में आपका क्या हुआ था, कौन सा इवेंट हुआ था, जल्दी से उसको रिमेम्बर करिए। 1642 में मैंने आपको कल एक पॉइंट बताया था कि 1642 में ये हुआ था, तो आपको वो पॉइंट याद रखना है। क्या आप वो रिकॉल कर पा रहे हैं? क्या वो आप रिकॉल कर पा रहे हैं कि वो कौन सा थिएटर था जो 1642 में थिएटर से रिलेटेड क्या हुआ था? 1642 में आपके थिएटर जो है वो क्लोज हो गए थे। ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि 1642 में आपके थिएटर जो है वो क्लोज हो गए थे। देन अभी आप 1567, द रेड लाइन, 1504। ओके। तो ये देखिए, ये रेड लाइन है ना, आप देखेंगे 1567। तो ये क्या है, फर्स्ट, यहाँ पे लिख लीजिए फर्स्ट। ये एक्चुअली ये मेरे नोट्स में मैंने इसी तरह से बनाया था, और ये मैंने बहुत मतलब प्रेपरेशन से भी पहले जब मैं दूसरे DSSB की तैयारी कर रही थी, तो मैंने तब ये नोट्स बनाए थे। ठीक है। तो फर्स्ट प्ले हाउस बाय जॉन, DRAY, ये आप थोड़ा सा लिख लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए BRAYNE, जॉन ब्रायन। ओके। तो जॉन ब्रायन ने फर्स्ट प्ले हाउस जो है 15 रेड लायन, ये आपको याद रखना है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। रेड लायन 1567 में बना था, जॉन ब्रायन ने बनाया। 1576 में जो है थिएटर बना, और इसको जेम्स बर्बेज, जो आप ये देख पा रहे हैं नीचे, जेम्स बर्बेज, इन्होंने ही पहले ये थिएटर जो है इसने बनाया था। और 1577 में जो है कर्टन बना। तो ये आप सभी, आपको ये सब याद रखें। एक आपको ये इंडोर, इंडोर यहाँ पर अब इंडोर शुरू हो गया था काम, तो ब्लैक फ्रायर थिएटर जो है 1596 का ये इंडोर है। तो ये आपको ना किसी भी तरह हुक हुक बना लीजिए, जैसे 67 इसका ही उल्टा 76, ये तो हम याद ही रखेंगे 99। ठीक है। और इसके बाद में ही 19 के बाद में 60 में ये आ गया। ठीक है ना, और 1599 है, तो इसके पहले ही जो है 96 में ये आ चुका था। इस तरह से हुक बना लीजिए आप। ये देखिए 67, इसका उल्टा 76। ठीक है। 76 के एक साल बाद 76 में ये दोनों आए, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद में एक साल बाद 77, और उसके बाद में सॉरी, एक साल कह रही हूँ, इसके आप जैसे भी हिसाब लगाएंगे, तो 76, 77, एक। ठीक है ना। और इसकी 77 के बाद में 7 में +1 कर दिए, 87। ठीक है। इस तरह से आप फिर 95, यानी कि इसके कितने टाइम बाद हो गया, फिर ये कितने टाइम बाद हुआ, ऐसे ऐसे हुक बना के आप याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ओके। नाउ अब हम बात करेंगे अब हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी विट के ऊपर में। देखिए, यूनिवर्सिटी विट वैसे तो अपने आप में बहुत ही एक अच्छा खासा टॉपिक है, लेकिन क्योंकि आपको उतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, तो आप उसको बस एक, वो यूजीसी के लिए आप जो है डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन इसके लिए आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, तो आप उसी अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। ठीक है ना। मतलब प्रेपरेशन आपको उसी हिसाब से करनी है जिस हिसाब से आपको पेपर में आएगा। आप पढ़ने को तो कुछ भी पढ़ सकते हो, लेकिन आप यूजीसी के हिसाब से इसमें नहीं पढ़ सकते। इसका पैटर्न बिल्कुल ही अलग है, उसमें हम वर्क्स को जो है ऊपर ऊपर से देखते हैं, इसमें वर्क्स को हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है ना। और कुछ बातें इसमें डिटेल में नहीं करनी है, वो यूजीसी में डिटेल में होती है, तो हम बिल्कुल पैटर्न के हिसाब से ही पढ़ने वाले हैं, जैसा कि पेपर में आएगा क्वेश्चन। ठीक है। और अब जब आप क्वेश्चंस देखोगे ना, तो आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा कि आप अच्छी डायरेक्शन में हो तैयारी की। ठीक है। अभी नेक्स्ट बात करेंगे यूनिवर्सिटी विट के बारे में। तो यूनिवर्सिटी विट, तो यूनिवर्सिटी विट क्या थे उसमें, यूनिवर्सिटी विट्स जो थे
वो उन्होंने, उनको कहा जाता है कि बेसिकली उन्होंने लिटरेचर की शुरुआत की। ठीक है ना, वो बहुत ही स्कॉलर्स थे, और सभी जो थे स्कॉलर्स थे ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े थे। तो इसीलिए इनको यूनिवर्सिटी विच कहा जाता है। यूनिवर्सिटी विच का मतलब है यूनिवर्सिटी, मतलब कि वो यूनिवर्सिटी से उन्होंने स्टडी की थी। तो फर्स्टली आप उसमें पॉइंट लिखोगे कि ये एक ग्रुप था ड्रामेटिस्ट का, और ये कब फ्लरिश हुए थे, आप पॉइंट्स बना के लिखते जाइए, कब, 16th सेंचुरी में। 16th सेंचुरी में इनकी फ्लरिशमेंट हमको देखने को मिली थी। और इंग्लैंड में ये थे, और ये कहाँ से स्टडी की थी उन्होंने, या फिर तो इन्होंने स्टडी की थी ऑक्सफोर्ड से, या फिर इन्होंने स्टडी की थी कैम्ब्रिज से। ठीक है। और ये जो टर्म है, दिस टर्म टर्म क्वाइंड बाय, ये टर्म कब क्वाइन हुई थी, टर्म क्वाइंड बाय, ये आपको याद रखना है, क्वाइंड बाय जॉर्ज सेंट्सबरी। जॉर्ज सेंट्सबरी जो 19th सेंचुरी में हुए थे, उन्होंने इस टर्म को क्वाइन किया। मतलब ये देखिए, ये जो यूनिवर्सिटी से ये पहले आ चुके हैं, ठीक है। और इन्होंने जो भी वर्क्स लिखे उसके अकॉर्डिंग, उसके बेस पे जॉर्ज सेंसबरी ने 19th सेंचुरी में एक पूरा इनको टर्म दी यूनिवर्सिटी विट्स। ठीक है। और इसमें जो मेन मेंबर्स थे, वो आप लिखेंगे मेंबर्स। मेंबर्स, इसके जो मेंबर्स थे वो कौन कौन थे। देखिए मैं आपको ना एक ट्रिक बताती हूँ, देखिए मैंने पास कैसे, लाल, पीला, ठीक है? मैं आपको बताती हूँ कैसे। तो पहले आप लिख लीजिए जॉन लाइली, जॉर्ज पील, नैश, ग्रीन, किट एंड मार्लो। ठीक है। तो ये जो है इसमें बेसिकली जो थे, 1 2 1 2 3 4 5 एंड 6 4 5 6, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट इसमें जो थे, एक लॉज रह गए ना, थॉमस लॉज। थॉमस लॉज, तो ठीक है। तो ये तो जो थे 7 मेंबर्स इसके इंपॉर्टेंट थे यूनिवर्सिटी विट के। ठीक है। इन्होंने ये मोस्ट एकेडमिक थे, इन्होंने ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से जो है पढ़ाई की। थॉमस मार्लो के बारे में ये कहा जाता है कि इन्होंने जो जो है मर्डर कर दिया था, तो उनको क्वीन ने उनको मारने के लिए कहा था। तो यहाँ पर जो शेक्सपियर है, ऐसा माना जाता है कि मार्लो जो थे उन्होंने ही अपने आप को जो है डिस्गाइज कर लिया था बाद में, और वो शेक्सपियर के माध्यम से उन्होंने अपने वर्क लिखे। क्योंकि शेक्सपियर जो था, शेक्सपियर जो थे वो उन्होंने कोई स्कॉलर एजुकेशन नहीं लिखी थी, फिर भी उन्होंने इतने अच्छे वर्क्स लिखे। तो कहीं ना कहीं इसके बारे में जो है काफी दुविधा है कि जो मार्लो थे वही शेक्सपियर थे, बट इट इज नॉट क्लियर, पर ऐसा माना जाता है। और मार्लो को यहाँ पे फादर ऑफ रेनेसा भी कहा जाता है। इनको इन्होंने ब्लैंक वर्ड्स अपने वर्क्स में बहुत यूज किया है। अभी यहाँ पर एक बात करेंगे, थीम। थीम और कैरेक्टर्स। तो जो यूनिवर्सिटी विट्स की जो कैरेक्टर होते थे वो ग्रैंड होते थे। ग्रैंड, ग्रैंड कैरेक्टर्स, मतलब कि ये कोई भी लो, जैसे कि गरीब वगैरह नहीं दिखाते थे अपने प्लेस में। इनको हमेशा अच्छे अच्छे हीरोइक थीम्स, और लिख लीजिए यहाँ पर हीरोइक थीम्स रहती थी इनकी। ठीक है। और ह्यूमर इनके वर्क्स में थोड़ा कम रहता था, ये स्पेशलिटी थी। ठीक है। ट्रेजिक, यानी कि ह्यूमर कम है तो बेसिकली ट्रेजिक प्लॉट्स हैं इनके। ठीक है। ट्रेजिक प्लॉट्स हैं, हीरोइक थीम्स है, और लॉन्ग स्पीचेस हैं। ठीक है। और ये जो है इनके मेन जो है पॉइंट्स हैं।
और इसके बाद में आप थोड़ा सा अगर जानना चाहें तो ग्रीन जो है, थॉमस ग्रीन ने जो है शेक्सपियर के बारे में कमेंट्री भी की है कि ये अपस्टार्ट क्रो बोला है उनको कि ये उसको कुछ पता है नहीं, ये सिर्फ हमको कॉपी किए जा रहे हैं। तो इस तरह से बातें इन्होंने की है यहाँ पे ना। ये ग्रीन की कमेंट्री है, क्रिटिकल कमेंट्री, ग्रीन की क्रिटिकल कमेंट्री जो है ऑन ऑन शेक्सपियर, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ऑन शेक्सपियर, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, अब मैं आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये बताना चाह रही थी कि जो आपको ये यूनिवर्सिटी बिट है ना, आप पता क्या करेंगे, आपका काम क्या है, यहाँ पे आप ईयर लिखोगे। मैं आपको एक अपने टेलीग्राम ग्रुप पे आपको इसकी एक पिक्चर भी भेज दूंगी जिसमें ये क्रोनोलॉजी वाइज लिखे हुए हैं होंगे। और आपको उसी ऑर्डर में याद करनी है। फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन आ गया कि बताओ यूनिवर्सिटी बिट का ऑर्डर बताओ, तो आप ऑर्डर ऑर्डर उनका डिफाइन कर पाओगे। मैंने तो इसको ऐसे याद किया था, लाल पीला नीला हरा, ऐसे ना यू नो, ये जो लाल पीला नीला हरा काला है ना, ऐसे मैंने बस सिर्फ उसके लिए, मतलब कि ताकि मुझे याद रहे इनका ऑर्डर, तो उसके लिए मैंने इसको इस तरह से ट्रिक बनाई थी। और यस, आप बिल्कुल निमोनिक का प्रयोग बहुत करोगे अपने वर्क्स के लिए ताकि आपको चीजें याद रहें। हर एक चीज का आप निमोनिक बनाओ, स्टोरी बनाओ, कुछ भी प्रिज्म पॉइंट, कुछ भी पोइट्री, कुछ भी बना सकते हो और आप उसको निमोनिक के थ्रू ही याद करो। दिस इज माई एक्सपीरियंस दैट यू आपको ना ऑप्शंस में अगर प्रॉब्लम है तो आपने कहीं ना कहीं उसको निमोनिक्स के थ्रू याद किया होगा तो आपको वो अच्छे से रिकॉल हो पाती है चीजें, राइट। सो आप ये ट्रिक जो है आप हमेशा मेरे जो वीडियोस में देखोगे और आप इसको फॉलो भी करेंगे, आई होप दैट। और तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए इनके बारे में हम बहुत डिटेल से पढ़ सकते हैं, एक पूरा लेक्चर जाएगा अगर हम इसको पढ़ने लगेंगे। लेकिन हमको इतना पेपर में आना ही नहीं है तो हम इसके बारे में उतना डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि बर्थ नहीं निकलेगा उसको पढ़ के, कोई फायदा नहीं है। आपको इतनी जितना मैंने इंपॉर्टेंट डिटेल्स इसमें बताई है आप उतना ही करोगे, थिएटर्स में जितनी बताई है आप उतना ही करोगे, ड्रामाज में जो आपको मैंने पिछली वीडियो में अपनी हिस्ट्री में बताई है आप उतना ही करोगे, तो आपका हो जाएगा काम, ठीक है ना। इतना कुछ इसमें करने के लिए नहीं है। और एक आप याद रखेंगे, अगर इन वर्क्स में से, वो आपको मैं अपनी जो शेक्सपियर वाली वीडियो रहेगी उसमें बताऊंगी शेक्सपियर ने किस इनमें से किसके वर्क में से कहाँ से सोर्स लिया है। जैसे कि जो किड है ना, उसके वर्क में जो ट्रेजिडी है इसकी, तो हैमलेट का जो हैमलेट की जो उसमें जो है ना, हैमलेट जो है उसका सोर्स यहाँ से भी निकलता है। तो हम इसको तब देखेंगे, तब सोर्सेज के बारे में बात करेंगे ना, तब हम बात करेंगे कि कौन से वर्क से शेक्सपियर ने कौन से अपने वर्क को उठाया है, ठीक है ना, कहाँ से लिया है सोर्स। तो स्पेनिश ट्रेजेडी है किड की, वो इम्पोर्टेंट है अगर आप याद भी रखना, द स्पेनिश ट्रेजेडी अगर आप याद रखना चाहते हैं, द स्पेनिश ट्रेजेडी। अगर आपको ऐसा है कि आपको लग रहा है कि नहीं इसके भी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट वर्क्स आपको बताए जाए तो आप मुझे बता दीजिएगा वीडियो कमेंट में, तो मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है, बिकॉज इसके डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अभी क्लासिकल, जो मैंने आपको कहा था कि हम थोड़ा सा क्लासिकल लिटरेचर के बारे में भी बात करेंगे। तो अभी हम क्लासिकल लिटरेचर के बारे में देखेंगे और फिर अपनी वीडियो को खत्म करेंगे, ठीक है ना। तो ये है आपके आप कोई भी बाय द वे कमेंट करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। और उस टेलीग्राम में आपको जो है क्वेश्चन आंसर्स की जो बच्चे हैं प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आप भी उनके साथ में प्रैक्टिस कर सकते हो, बिल्कुल ठीक है ना। आप भी प्रैक्टिस कर सकते हो उनके साथ में अपने क्वेश्चन आंसर की, तो वो आप तैयारी के लिए वहां पे जुड़ सकते हो, अपने क्वेश्चंस जो है आप वहां पे पुट कर सकते हो। मैं वहां पे रिप्लाई करती हूँ खुद, ठीक है। और आपको हर क्वेश्चन का, अगर अपकमिंग एग्जाम होते हैं तो वहां पर उसको आपको टेलीग्राम चैनल पे आपको उसकी नोटिफिकेशन भी मिल जाती है। और क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस बिल्कुल वहां से आप कर सकते हो। और कुछ ही टाइम में वहां पर है जो PYQs जो हमारे हैं उसकी भी प्रैक्टिस हम स्टार्ट करवाने वाले हैं वहां पर, तो वो भी आप उसको भी इंजॉय कर सकते हो, आप जुड़ सकते हो, ठीक है। और इसको भी, चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे आपको अब पूरा ही कोर्स जो है करवाया जाने वाला है, तो इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। सो ड्रामा के इंट्रोडक्शन के लिए आपको थोड़ा सा, मैंने आपको कल बताया था कि क्लासिकल लिटरेचर को समझना जरूरी है। तो आप पहले ये समझिए कि 5th सेंचुरी में, 5th BCE क्या था, मैंने आपको कल बताया था कि क्राइस्ट का जब जन्म हुआ उसके पहले का टाइम जो है बिफोर क्राइस्ट एरा,
तो 5th BCE में तो ट्रेजेडीज, सबसे पहले ट्रेजेडीज ही परफॉर्म होती थी, क्योंकि वो कॉमेडी को चीप मानते थे, ठीक है। तो ट्रेजेडीज जो है परफॉर्म होती थी। और ग्रीक थिएटर जो है, तो ग्रीक थिएटर कब एग्जिस्टेंस में आया था? 6th सेंचुरी BC में, इन एथेंस। ये आप पॉइंट याद रखेंगे। और तब ये जो है, जो ट्रेजेडी है, ये प्ले की जाती थी कहाँ पर? प्ले की जाती थी इन रिलीजियस फेस्टिवल, क्योंकि कहीं भी और नहीं। एक रिलीजन का बहुत ही जो दबदबा था, रिलीजियस फेस्टिवल्स में इसको परफॉर्म किया जाता था, ठीक है। और उसके बारे अब बाद में जब ट्रेजेडी का थोड़ा सा मतलब ज्यादा ही रहता था, तो क्या करते थे वो, तो फिर बीच बीच में कॉमेडीज रहती थी। और कौन सा फेस्टिवल होता था जो रिलीजियस फेस्टिवल है, तो कौन सा फेस्टिवल वो होता था? तो वो फेस्टिवल होता था डायोनेशियस, या फिर डायोनेशिया। ये हम जब अपनी ग्रेजुएशन करते हैं, तो वहां पर जो हमको टर्म्स रहती हैं, उनमें ये सब बताया जाता है, ठीक है ना, आपने देखा भी होगा। और इसको परफॉर्म करने के लिए वो क्या कौन सी चीजें को फॉलो करते थे? थिएट्रन। थिएट्रन कैसे थे? ओपन ईयर। ओपन ईयर ये थिएटर्स होते थे। मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट इंडोर कब आया था? ब्लैक फ्रायर थिएटर। तो वो भी आप याद रखोगे, ठीक है ना। ओपन ईयर में ये सब होते थे, और मेनली जिसमें जो है मेल कैरेक्टर्स ही परफॉर्म करते थे, मेल कैरेक्टर परफॉर्म करते थे। जो फीमेल कैरेक्टर भी इसमें होती थी, तो वो मेल ही जो है वो फीमेल के कपड़े पहन के उनको, तो इसीलिए जो है प्लेटो ने इसको बहुत ही इसको कहा है कि ये अच्छा नहीं है ना। तो मतलब आप जो है मिमिक करते हो, उसमें लड़कियों को वल्गर दिखाया गया है, इस तो वो अच्छा ही नहीं मानते इन सब चीज को, ठीक है। उसके बाद में जो तीन जो है, थ्री मेन मेन जो है ट्रेजेडियंस, मैंने आपको बता भी दी है वैसे। थ्री मेन ट्रेजेडियन हैं, जो वो कौन से हैं? एक तो है एस्काइलस। एस्काइलस। सेकेंडली सोफोक्लिस। देन यूरिपिडिस, ठीक है। स्पोकलिस, स्काइलस और यूरिपिडिस, थ्री मेन ट्रेजेडियंस जो हैं, ये माने जाते हैं। एस्काइलस को जो है फादर ऑफ ट्रेजेडी कहा जाता है। एस्काइलस को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ। आप लिखते जाइए साइड बाय साइड, और इसके नोट्स बनाते जाइए। देखिए पूरा कोर्स हम यहाँ पे करने वाले हैं। फादर ऑफ ट्रेजेडी एस्काइलस को बोला जाता है। और कॉमेडीज के लिए कौन फेमस है? तो कॉमेडीज के लिए यहाँ पे हमारे पास फेमस हैं अरिस्टोफेन और मिनेंडर। अरिस्टोफेन और मिनेंडर जो है वो कॉमेडीज के लिए फेमस है। और यहाँ पर कोरस भी चलता था। कोरस क्या होता है? जो गा के बताते हैं ना कि प्ले को या प्रेजेंट करते हैं, उसको कोरस बोलते हैं बेसिकली, ओके। स्काइलस जो है उन्होंने थिएटर्स में जो है एक इनोवेशन ला दी थी स्काइलस ने, ठीक है। तो इसीलिए इनको फादर ऑफ ट्रेजेडी कहा जाता है। और इन्होंने क्या किया था? नंबर बढ़ा दिए थे, इंक्रीज कर दिए थे क्या? नंबर ऑफ एक्टर्स। जैसे पहले एक ही होता था, तो इन्होंने दो या तीन ऐसे करके कर दिए थे, ठीक है। एक्सपेरिमेंट किया बेसिकली इन्होंने। तो ये था। उसके बाद में अरिस्टोफेन जो थे, उन्होंने 425 में जो है ग्रीक में जो है कॉमेडी को बिगन किया था, 425 BC में, ठीक है। और जो अपना ये गॉड है डायनेशिया, ये किस चीज के गॉड है? अगर आपने पढ़ा है तो ये गॉड ऑफ वाइन इनको बोला जाता है। क्या बोला जाता है इनको? गॉड ऑफ वाइन। इनको गॉड ऑफ वाइन को बोला जाता है, ठीक है। ये आप इसको ऐसे करके अपने अच्छे बनाइएगा। देखिए यहाँ पे राइटिंग नहीं अच्छी है, पर आप अच्छी अच्छी राइटिंग कीजिएगा। गॉड ऑफ वाइन बोला जाता है, ओके। तो उसके बाद में आप, यस,
मैं आपको बता दूं, सोफोक्लिस का मैंने आपको कल बताया भी था, पर मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेती हूँ। सोफोक्लिस का जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है वो है इडिपस, इडिपस रेक्स। ये आप जरूर पढ़ लीजिएगा। देखिए, ये आप जरूर, अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट हो, आपको ये पता ही होने चाहिए। इडिपस रेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, वेरी इंटरेस्टिंग वर्क ऑल्सो। एंड इन दिस द स्टोरी ऑफ इडिपस, जो नो, एंड हिज मदर जोकास्टा, एंड जो है, इन्होंने अपनी मदर के साथ में बाद में शादी कर ली थी, तो कैसे भविष्यवाणियां, इसमें एस्ट्रोलॉजी का बहुत ही यूज किया गया है। और आप इसको पढ़ेंगे, ठीक है, जरूर पढ़ के रखेंगे, क्योंकि देखिए यूजीसी एंड ऑल एग्जाम, अदर एग्जाम्स में तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। हरियाणा में इसका बहुत ही क्वेश्चंस रहते हैं, और भी कई एग्जाम्स में रहते हैं, लेकिन इसमें आपको मास्टर कैडर में आपके नहीं पूछा जाता, लेकिन आपको इसकी स्टोरी पता जरूर होनी चाहिए, ठीक है, बेसिकली। क्योंकि इस पे हमारे बहुत से जो हैं वर्क्स जो हैं बेस्ड हैं, ठीक है। और यूरिपिडीज का जो है मीडिया बहुत ही फेमस है, मीडिया, ठीक है। और यस, स्टाइलिश की रिस्टस ट्रेलजी है, ठीक है ना। ये सब है, तो आप बेसिकली इतना फिलहाल के लिए आप इसमें समझ के रखेंगे। और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ग्रीक, ये बेसिकली ग्रीक की बात की है हमने, ठीक है ना, ये हमने ग्रीक की बात की है। अभी मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगी कि हमारे पास जो रोमन रोमन पॉइंट्स थे, तो आप यहाँ पे अब थोड़े थोड़े पॉइंट्स में आपको बताती जा रही हूँ, आप थोड़े थोड़े समझते जाइएगा उन सबको। एक तो थे किंग एल्फर्ड, जो एंग्लो सैक्सन पीरियड के टाइम पे आए थे, ठीक है ना। और यहाँ पे एस्काइलस को मैंने बताया फादर ऑफ ट्रेजेडी है, ठीक है। इनके वर्क्स जो है, रेस्टियर ट्रियोलॉजी है इनकी, तो वो इंपॉर्टेंट है। सोफोक्लिस मास्टर ऑफ ट्रेजेडी अगेन, एंड ये फादर है, देखिए ये मास्टर है, ये मास्टर है, ये फादर है, ठीक है। और इन्होंने इडिपस रेक्स लिखी है, इसकी ट्रियोलॉजी मैंने आपको बता दी, ठीक है ना। यूरिपिडिस मास्टर ऑफ ट्रेजेडी, अगेन इनका वर्क है मीडिया। यो रिवेंज लेती है, मीडिया जो है रिवेंज लेती है, बेसिकली उसकी स्टोरी है, ठीक है। और उसके बाद में आ गए मेंडर, मेंडर मास्टर ऑफ न्यू कॉमेडी, ये मास्टर ऑफ न्यू कॉमेडी। और इनका था फादर ऑफ कॉमेडी, ये है फादर ऑफ कॉमेडी, फादर ऑफ कॉमेडी, ठीक है। ये फादर ऑफ कॉमेडी और ये फादर ऑफ ट्रेजेडी। उसके बाद में एरिस्टोटल, एरिस्टोटल भी ग्रीक है ना, एरिस्टोटल, इन्होंने हमको ट्रेजेडी का जो है पूरा कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है ना। तो यहाँ से वो रहेंगे। एंड देन प्लेटो, प्लेटो, प्लेटो रहेंगे, ठीक है। और टेरेंस, ठीक है। तो ये सब हैं जो आप देखेंगे, इनको भी थोड़ा सा आप ध्यान में रखोगे, ओके। उसके बाद में आपको रोमन्स, थोड़ा सा मैं यहाँ पे रोमन के बारे में आपको बता दूं। रोमन, यहाँ पे लिखो रोमन हिस्ट्री, पोइट्स, रोमन पोइट्स। रोमन पोइट्स कौन से हैं? ओविड, ठीक है, ओविड का नाम लिखिए। देन आप लिखिए वर्जिल, बस आपको पता होना चाहिए रोमन कौन से, ओविड, वर्जिल एंड होरेस, ठीक है। ओविड, वर्जिल, होरेस और प्लेटस, प्लेटो वहां पर है और यहाँ पर प्लेटस है। और यहाँ पे ये टेरेंस यहाँ पर नहीं है, टेरेंस यहाँ पर है। तो ये है आपके रोमन जो पॉइंट्स हैं, ओके। और आपको बता दूं कि रोमन जो है शेक्सपियर की काफी जो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि शेक्सपियर की काफी जो प्लेस हैं उसमें रोमन जो है, रोमन जो है सेटिंग रखी गई है, तो उसमें बात की गई, जैसे आपको पता होगा कि जूलियस सीजर जो हैं वो रोमन के ही हैं, तो वहां से वो कॉन्सेप्ट वहां से आता है, ठीक है ना। इसलिए जूलियस सीजर के असैसिनेशन हुआ है, वो रोमन ही किंग है। आपको जहाँ पे लिख भी देती हूँ, इसका मेन किंग जो है वो है जूलियस सीजर, जूलियस सीजर, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बस ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना है यहाँ पर, ठीक है ना। और इसी के साथ में आपको ये वीडियो जो है हमारी एंडिंग की तरफ में आ गई है। और
जो कॉन्सेप्ट हमने देखे थे वो हमने सब क्लियर कर लिए हैं। आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। तो अब आपको जो है ये सब देख लेना है, और इसके बारे में आप थोड़ा सा, अगर कुछ भी आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए आप कमेंट करिए, और टेलीग्राम से जुड़ जाइए। देखिए वहाँ पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस आप कर सकते हो, आप खुद भी क्वेश्चंस बना सकते हो। वहाँ पे हमारे जो बच्चे हैं वो भी खुद भी प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की, बहुत ही जोश से वो प्रैक्टिस करते हैं, और उनकी नॉलेज काफी अच्छी है। और आप भी वहाँ पर आकर जो है अपनी नॉलेज को बूस्ट कर सकते हो, अपनी नॉलेज को शेयर कर सकते हो, और यू कैन गेन ऑल्सो द नॉलेज देयर। सो यही, इसी के साथ में ये वीडियो तो खत्म करना चाहूंगी अब मैं। और नेक्स्ट वीडियो जो हमारा रहेगा वो बेसिकली हम अब शुरू करेंगे अपना, देखिए एलिजाबेथन एज को, एलिजाबेथन एज को हम अब स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एलिजाबेथन एज को हम स्टार्ट करेंगे, और वहां पर हम जो बेसिक मेन पॉइंट्स रहेंगे हमारे, स्पेंसर, ठीक है ना, एलिजाबेथ को पढ़ेंगे, मार्लो, मार्लो भी है वहां पर, है ना, तो मार्लो, मार्लो को हम डिटेल में पढ़ेंगे, और शेक्सपियर को हम पढ़ेंगे, शेक्सपियर को हम पढ़ने वाले हैं वहां पर, और स्पेंसर, ठीक है ना। तो ये हमारे बेसिक रहेंगे, और हमने इसका जो है बेस अभी आई थिंक तैयार हो गया है, और आप इसको एक दो बार पढ़ेंगे तो आप खुद भी देखें इसके बारे में। अब आपको पता है कि पढ़ना क्या है, तो अब आप उस लाइन में जा सकते हो। आपको जहां से इंफॉर्मेशन मिलेगी तो ऐड ऑन ही होगा, कुछ घटेगा नहीं, कुछ पजल नहीं हो रहा है। बेस यहाँ से बनाइए, मैं कह रही हूँ आपको। और आप बाकी अपने फ्रेंड्स को भी ये बता सकते हो कि यहाँ से आप तैयारी अपनी कर सकते हो। ये बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये कोर्स चलने वाला है जितने भी 2-3 महीने जितने भी चलेगा। एमसीक्यूज भी मैं आपके लिए लेके आने वाली हूँ जल्दी ही, उसकी भी हम प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे। एंड साथ साइड बाय साइड आपको थोड़ा सा आइडिया लगता रहेगा कि कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है ना। और सिलेबस आप अपने डेस्क डेस्क जो अपना आप जहाँ भी पढ़ाई कर रहे हो वहां पर आप रखोगे, और नोट्स आप जरूर लिखोगे, जरूर इतना लिखोगे, बाकी एड ऑन करो आप, ठीक है, खुद से। तो इसी के साथ में अब आप हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो, एंड यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स इफ यू, अगर आप चाहते हैं कि अपने फ्रेंड्स के साथ में आप शेयर करके पढ़ाई करो, तो आप बिल्कुल इसको ज्वाइन कर सकते हो चैनल को। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन, एंड कीप लर्निंग।